हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके ऊपर है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन से मतलब क्या है। राइट, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द कैपेसिटी ऑफ अ फैसिलिटी, फैसिलिटी से मतलब है बिजनेस, फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बाय एन एंटिटी। वो कहता है कि एक किसी बिजनेस की कितनी कैपेसिटी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बना सकते हैं, या एक टाइम पीरियड में कितने गुड्स बना सकते हैं या कितनी सर्विसेज दे सकते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैसिलिटी, पर्टिकुलर एंटिटी। राइट, आप लोगों की एक दिन में कितनी पढ़ाई करने की कैपेसिटी है। राइट, सो CAS2 डील्स विद द capacity determination. This standard deals with the principles and the methods of classification and determination of capacity of an entity for the ascertainment of the cost of the product or the service and the presentation and disclosure in the cost statement. क्या कहता है? वो कहता है कि एक पर्टिकुलर गुड की आपकी बनाने की कितनी कैपेसिटी है। अब बात आती है कि सर कैपेसिटी किस तरह से डिटर्मिन की जाती है, उसके लिए क्या कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ रूल्स सेट हैं। वही सब चीजें यहां पर CAS2 में बताई गई हैं। राइट, कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से हम लोग कैपेसिटी को डिटरमिन करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी डिटर्मिनेशन की। राइट, जब आप लोग अपने सेट करते हो कैपेसिटी की, मैं एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ सकता हूं, राइट, दिस इज योर कैपेसिटी, तो आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये 12 to 14 आवर्स का टारगेट सेट करने टाइम क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या सोच के आप लोग अपनी इस कैपेसिटी को डिटरमिन कर रहे हो। Right, so all these principles and methods are given in the CAS2. What is the objective of this principle? The objective of this standard, the objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determination of capacity with reasonable accuracy. वो कहता है कि जो कैपेसिटी है उसको डिटरमिन करना विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CAS2. Scope, the standard shall be applied, one second, chalo, the standard shall be applied to the cost statements including those requiring attestation which require determination of capacity for the assignment of overheads. Right, कुछ ऐसे overheads होते हैं जो हम लोग कैपेसिटी के बेसिस पे अपोर्शन करते हैं या एलोकेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हमें कैपेसिटी ही नहीं पता होगी, अगर कैपेसिटी ठीक कैलकुलेटेड नहीं होगी, तो ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट नहीं हो पाएगी। ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट नहीं हो पाएगी तो हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक्यूरेटली असर्टेन नहीं कर पाएंगे। राइट, हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि हम उसको एक्यूरेटली असर्टेन नहीं कर पा रहे, तो हमने कम कॉस्ट असर्टेन की, उसके कारण हम लॉसेस में खेल रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब बात आती है सर डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस में क्या कुछ है हमारे पास, इसके लिए 3-4 चीजें समझना, उससे आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा CAS2। राइट, यहां पर सबसे पहले तो वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी की बात करता है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। राइट, हमारे पास सर कई तरह की कैपेसिटी है। कौन सी? चलो, सबसे पहले हमारे पास आती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। राइट, द फर्स्ट वन इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास आती है नॉर्मल कैपेसिटी। थर्ड हमारे पास आती है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। राइट, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगी एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। बस आप लोगों को ये 4 टर्म्स समझनी है, जिसके साथ हमारा CAS2 खत्म हो जाएगा। ठीक, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले
सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से क्या मतलब है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मतलब है कि कितनी मेरी मैक्सिमम मैं अपने गुड्स की प्रोडक्शन कर सकता हूं, या कितनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं. दिस इज द मैक्सिमम एबिलिटी, राइट? दिस इज द मैक्सिमम एबिलिटी. मैं कहता हूं कि मैं सपोज करो, मैं कहता हूं कि मैं 10 घंटे काम करता हूं, ठीक है? 10 घंटे में मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं. दिस इज द मैक्सिमम यूनिट्स आई कैन प्रोड्यूस. मैं इसके बियॉन्ड ना तो फैक्ट्री को चला सकता हूं, ना मैं इसके बियॉन्ड अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं, राइट? मेरे पास इतनी ही मशीनरी इंस्टॉल्ड है अंदर, मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं फैक्ट्री में कि मैं एक दिन में या एक वीक में जैसे भी मैं 10 घंटे काम कर सकता हूं और 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं. दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. समझ में आया? दूसरी टर्म जो मेरे पास आती है दैट इज द नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी क्या है सर? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम. ठीक, अब ये क्या चीज है? मैं कहता हूं कि मैं 10 घंटे काम कर सकता हूं और उस 10 घंटे में 10,000 यूनिट बना सकता हूं. दिस इज माई कैपेसिटी टू डू. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है सर? एक्चुअल में 9 घंटे अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 9 घंटे ही काम होता है, क्योंकि 1 घंटा वर्कर्स को रेस्ट भी चाहिए, उनको चाय पानी भी पीना है, उनको खाना भी खाना है. तो 9 घंटे ही काम होता है और 9,000 यूनिट जो है वो बनते हैं. दिस इज द नॉर्मल रूटीन. इट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि 1 घंटे का जो टाइम है वो मेरे वर्कर्स को रेस्ट टाइम है. उन्होंने खाना खाना है, चाय पीनी है, रेस्ट करना है, या फिर कोई हम लोग कह सकते हैं कि एक बैच खत्म हुआ, दूसरे बैच को सेटअप करना है. सो दीज आर ऑल व्हाट नॉर्मल टाइम्स, नॉर्मल आइडल टाइम्स. तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हमेशा कम रहेगी नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी इज नॉर्मली कितने यूनिट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैं बना सकता हूं, right? Installed is the maximum I can produce. Normal is in the normal circumstances what I actually produce, what I can actually produce, right? The production that is achieved or achievable, right? So the two words are used. One is achieve, whether you are actually achieving or you can achieve, right? It is achievable, right? Now, what is actual capacity utilization? Actual capacity utilization is actual number of actual units manufactured, right? I say the actual utilization was 8 hours and 8,000 units, right? 8 hours and 8,000 units. So this is my actual, दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. नॉर्मल कैपेसिटी से हमेशा कम रहेगी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, या उसके बराबर रहेगी या उससे कम रहेगी. कि एक्चुअली में अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम लोग 9 घंटे काम कर सकते थे, 9,000 यूनिट्स बना सकते थे, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने 8 घंटे काम किया और 8,000 यूनिट बनाए. ठीक है? अब इसका जो डिफरेंस है नॉर्मल कैपेसिटी का और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, दैट इज माय एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी, राइट, माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, राइट? कितना? 9,000 यूनिट्स माइनस 8,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1,000 यूनिट्स. तो एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है सर? 9,000 यूनिट बना सकते थे, एक्चुअल में 8,000 बनाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मल रीजन थे. मशीन खराब हो गई सर. तो आप क्या ये रूटीन का काम है मशीन खराब होना? नहीं सर, ये कोई एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है. लाइट चली गई सर, मशीन नहीं चल रही थी,
तो उस कारण यूनिट्स नहीं बना पाए. सो दिस इज कॉल्ड द एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी. अब देखो सीक्वेंस है क्या, नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हमेशा कम रहेगी. एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के या तो बराबर रहेगी या उससे कम रहेगी. और एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी लास्ट है, दैट इज द नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो 4 तरह की हमारे पास कैपेसिटीज है. ये जो टेबल है आप लोग बना लो, राइट. तो आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस टेबल को जरूर साथ साथ बना लो, रिवाइज करने टाइम बहुत हेल्प करेगा. तो अब CAS2 क्या कहता है सर, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. बात हो गई. एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैंने बता दिया, मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड. मेजर्ड, क्लियर. Actual capacity utilization is usually expressed as a percentage of installed capacity. अगर मेरी installed capacity जो थी वो 10,000 यूनिट्स की थी तो actual capacity utilization कितनी की है, वो कहता है जो actual capacity है उसको हम लोग जनरली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में. 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 80%. कि जितनी मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी उसका 80% ही मैंने एक्चुअल कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन की है. अब जो 20% नई यूटिलाइजेशन की है उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, राइट. समझ में आ गया. तो लेकिन ये सब चीजों का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ठीक है जी. उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं CAS1 में. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने बता दिया, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज डिटरमिन्ड ईदर ऑन द बेस्ड ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फैसिलिटी और थ्रू द. अब बात आती है कि सर ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ये 10,000 यूनिट्स कैसे डिफाइन की गई, कैसे हमें पता चला कि हम 10,000 यूनिट बना सकते हैं. सर मैंने एक मशीनरी लगाई थी, ठीक है, उस मशीनरी की मैं एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कराऊंगा. उस मशीनरी को चलाने के लिए कोई तो एक्सपर्ट होगा, चाहे वो कंपनी है जिसने बनाई है, राइट. तो वो मुझे बता सकती है ना कि इस मशीनरी की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, राइट. ये 10,000 यूनिट मुझे किस बेसिस पे पता चला कि दिस इज गोइंग टू बी 10,000 यूनिट्स. आई कैन मेक 10,000 यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल इवैल्यूएशन और ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट मशीनरी, राइट. नॉर्मल कैपेसिटी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक. कितनी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, अचीव्ड और अचीवेबल मैंने यही बताया था. ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द रिडक्शन इन द कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस. नॉर्मल आइडल कैपेसिटी हम लोग कर चुके हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड एंड द नॉर्मल कैपेसिटी, दैट इज ड्यू टू द नॉर्मल रीजंस, राइट. नाउ determination of capacity, the capacity shall be determined in terms of units of production or services or equivalent machine or the man hours. Simple बात. वो कहता है जो कैपेसिटी है या तो ये 10,000 यूनिट के बेसिस पे कर सकते हो या फिर ये 10 आवर्स के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है. सर्विसेज के केस में कितनी सर्विसेज दी उसके बेसिस पे कर सकते हो या कितने घंटे की सर्विसेज दी उसके बेस पे कर सकते हो, राइट. चलो उसके बाद फिर वो कहता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज यूजुअली डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और ऑपरेशन सेंटर्स, ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स. सर क्या क्या काम करते टाइम हमें कॉन्स्ट्रेंट आ सकते हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है जब हम लोग कहते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. मैंने किसी बाहर की कंपनी से, फॉरेन कंपनी से एक मशीनरी ली, ठीक है. वो कंपनी कहती है कि ये मशीनरी एक दिन में 10,000 यूनिट बना सकती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कंट्री में, मेरी फैक्ट्री में क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, मुझे कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं. उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि मेरी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 9,000 यूनिट्स, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेटिंग अप द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऑफ द मशीन आवर्स, एक शिफ्ट में काम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा. 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. अगर 2 शिफ्ट्स में काम करोगे तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी. क्लियर है.
चले आगे। In case technical specifications of the facility are not available, the estimates by the technical experts on the capacity under ideal conditions shall be considered for determination of installed capacity। अगर कहता है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है तो किसी भी टेक्निकल जो इंसान है, एक्सपर्ट है, उसको बुलाकर हम एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं, राइट। फिर वो कहता है रीअसेसमेंट ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सपोज करो ये फिगर्स थी 2019 की, ठीक है। मैंने क्या किया, 2020 में एक और मशीनरी खरीद ली सर। 2020 में मैंने एक और मशीनरी खरीद ली। उस मशीनरी के खरीदने से मेरी ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी ये इंक्रीज हो गई, राइट। सो आई नीड टू रीअसेस माय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नाउ, राइट, एंड आई नीड टू रिपोर्ट दैट installed capacity shall be reassessed in case of any change due to addition, deletion, modification or for any other reason from the date of such change, right। Normal capacity is determined after the suitable adjustments to the installed capacity। बता दिया क्या क्या adjustments है। नॉर्मल आइडल टाइम जो भी होगा उसको माइनस करने के बाद, टाइम लॉस ड्यू टू शेड्यूल्ड प्रिवेंशन और मेंटेनेंस हो गया, शिफ्ट्स हो गई, हॉलीडेज हो गए, नॉर्मल शटडाउन डेज हो गए, नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर। एक जॉब खत्म हुई, दूसरी जॉब को सेटअप करने में नॉर्मल टाइम असर लगेगा। प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल प्रेजेंट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। वो कहता है एक एब्सोल्यूट टर्म्स में बताना होगा कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एब्सोल्यूट टर्म्स का क्या मतलब है सर, स्पेसिफाइड फिगर देनी पड़ेगी कि मेरी 10,000 यूनिट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, 9,000 नॉर्मल थी और एक्चुअल में 8,000 यूनिट बने। सो इट हैज टू बी इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट। वेग फिगर्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टर्म्स में, प्रॉपर फिगर्स में आप लोगों को इसे प्रेजेंट करना होगा। Actual capacity utilization shall be presented as a percentage of installed capacity। This line is important एग्जाम में लिखने के लिए, अगर एक्चुअल कैपेसिटी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जरूर लिखनी है, दैट एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शैल बी प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसके बाद तो डिस्क्लोजर्स हैं सर, सारे के सारे डिस्क्लोज करने हैं कि आप लोगों जो डिफरेंट कैपेसिटीज पे पहुंचे हो, किस तरह से पहुंचे हो, बेसिस फॉर अराइविंग एट डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज, क्या आप लोगों ने बेसिस लिए। चेंजेस इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और द नॉर्मल कैपेसिटी, अगर ड्यूरिंग द ईयर या किसी भी पीरियड में अगर चेंजेस कर रहे हो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में या नॉर्मल कैपेसिटी में, तो चेंजेस क्यों किए वो चीज भी डिस्क्लोज करोगे। कैपेसिटी इनहैंस्ड थ्रू आउटसोर्सिंग, इसका क्या मतलब है सर, ये 10,000 यूनिट मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर बना रहा था, प्लस मैंने क्या किया, 5,000 यूनिट्स जो हैं वो जॉब वर्क पे बनाने शुरू कर दिए, आउटसोर्स करना काम शुरू कर दिया। आउटसोर्स का मतलब है बाहर किसी को काम देना शुरू कर दिया, जॉब वर्क पे देना शुरू कर दिया, राइट। तो मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, 10,000 प्लस 5,000, अब मैं 15,000 यूनिट बनाकर बेच सकता हूँ, राइट। तो उसकी भी डिटेल्स देनी होंगी आपको, राइट। कैपेसिटी आउटसोर्स टू अदर्स, कि कितनी कैपेसिटी आप लोगों ने बाहर के लोगों को आउटसोर्स की है, कितना आप लोगों ने सेल्फ मैन्युफैक्चर किया, कितना आप लोगों ने आउटसोर्स की है, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, राइट। रीजंस फॉर द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर आप लोग अपनी एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम है तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि आप इतनी कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस देयर ऑफ, राइट। Abnormal cost due to underutilization of capacity. Disclosure shall be made only where material significant and quantifiable, अगर उसको quantify कर सकते हो आप लोग और material है, significant है, तभी करना, नहीं तो disclosure करने की जरूरत नहीं है, unnecessary reports को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, right। Disclosure shall be made in the body of the cost statement or as a footnote or as a separate schedule। annexure बना के भी कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि ये चेंजेस की गई हैं, ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये नॉर्मल है, इतनी एक्चुअल है, और इसमें अगर कोई चेंजेस की गई तो वो भी बतानी होंगी आप लोगों को। कितना आप लोगों ने इन हाउस बनाया, कितना आउटसोर्स किया, उसकी भी डिटेल्स देनी होंगी, राइट। अगर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो क्यों है, उसके रीजंस देने पड़ेंगे आप लोगों को, समझ में आया। इफेक्टिव डेट, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये 1 अप्रैल 2016 से इफेक्टिव हुआ था, राइट। सो अ वेरी इजी स्टैंडर्ड, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये चार्ट याद करना है, राइट। ये चार्ट के बेसिस पे आप लोगों को पूरा के पूरा आप लोग अपना स्टैंडर्ड जो है वो लिख सकते हो, समझ में आ गया,
ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा CAS2 जो है दैट इज फिनिश्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CAS3 की बात करेंगे सर। CAS3 हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।